हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सेल बायोलॉजी क्लासेस में। और मैं आपको फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे 5 वीडियो या 6 वीडियो बनाए गए हैं, पहले उसको आप देखिए, इसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। मैंने पुंकेसर बता दिया, ठीक है। पोमुंग से के बाद पुंकेसर बता दिया। पुंकेसर से परागकोश, परागकोश से परागकण निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। परागकण कहाँ रहते हैं? लघु बीजाणुधानी में रहते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी से परागकण स्फुटन के माध्यम से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के पश्चात उनका क्या होगा? विकास होगा। तो परागकण में कितने कोशिकाएं पाई जाती हैं? किस अवस्था में निकलता है? 2 कोशिकीय अवस्था में निकलता है, ठीक है। एक जनन कोशिका होती है और एक क्या होती है? वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका या जो है नलिका कोशिका पाई जाती है, ठीक है। इतने चीज़ समझ में आ गया था। हमने नर युग्मक भी बना लिया था, पता है आपको? नर युग्मक हमने क्या किया था? बना लिया था, ठीक है। अब देखिए, परागकण से ही नर युग्मक बनता है। अब मादा प्रजनन तंत्र में क्या है? मादा प्रजनन तंत्र को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ पता है ना आपको? नर को हम किससे डिनोट करते हैं? इससे, ठीक है। और मादा को इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मादा प्रजनन तंत्र आपको पता ही है क्या है? जायांग, ठीक है। जायांग होता है, गायनोसियम जिसे बोलते हैं, ठीक है। जायांग क्या होता है? स्त्री केसर का समूह होता है। क्या होता है? स्त्री केसर का। स्त्री केसर एक भी हो सकती है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। स्त्री केसर का समूह, यानी स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? ये पिस्टिल होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्त्री केसर के समूह को हम क्या बोल देते हैं? जायांग बोल देते हैं, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। अब स्त्री केसर में क्या क्या पाया जाता है देखो, ठीक है। अगर स्त्री केसर अगर एक होगा, अगर स्त्री केसर सिर्फ एक होगा, ठीक है, स्त्री केसर एक होगा तो हम इसे क्या बोल देंगे? मोनो, मतलब एक, कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी, ठीक है। यदि स्त्री केसर एक से अधिक होगा, अधिक होगा तो क्या होगा? मल्टी कार्पेलरी होगा, ठीक है। उसे हम मल्टी कार्पेलरी क्या बोल देंगे? मल्टी कार्पेलरी बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक वर्ड और है, ये स्टार लगा लीजिए। ये क्या है? ये एक स्त्री केसर ही है ना, देखो ये स्त्री केसर है कि नहीं? स्त्री केसर है। दूसरा स्त्री केसर देखो, ये दूसरा स्त्री केसर है। 1 2 स्त्री केसर है, ठीक है। ऐसे ही 3 4 स्त्री केसर है मान लो। अगर ये स्त्री केसर आपस में जुड़े नहीं होते हैं, यानी ये अलग अलग होते हैं, यदि स्त्री केसर, यदि एक से अधिक स्त्री केसर हैं, यानी मल्टी कार्पेलरी स्त्री केसर में क्या होगा? यदि स्त्री केसर अलग अलग हैं,
यानी स्त्री केसर एक दूसरे से, इसके बीच में लिख लो एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। एपोकार्पस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, ठीक है। यदि स्त्री केसर एक दूसरे से अलग अलग हैं तो क्या बोलेंगे इसको? एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। और यदि स्त्री केसर क्या होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे, ये देखिए, एक और ये दो, स्टिग्मा एक ही रहेगा, ये एक ही रहेगा और ये आपस में जुड़े रहेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? यदि स्त्री केसर एक दूसरे से, लिख लो, एक दूसरे से संयुक्त हैं, तो क्या बोल देंगे इनको हम? सिनकार्पस। सिनकार्पस, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। अगर स्त्री केसर एक है सिर्फ तो इसे मोनोकार्पिलरी, अगर स्त्री केसर एक से अधिक है तो मल्टीकार्पिलरी, ठीक है। यदि स्त्री केसर क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो हम एपोकार्पस बोल देंगे, एपोकार्पस। यदि स्त्री केसर एक संयुक्त होंगे यानी एक दूसरे क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, तो क्या बोल देंगे? सिनकार्पस। इतना चीज समझ में आ गया। अब स्त्री केसर की संरचना देख लेते हैं कैसे होती है, ठीक है। स्त्री केसर डालो हेडिंग। स्त्री केसर यानी पिस्टिल, और पिस्टिल के समूह को क्या बोल देते हैं हम? जायांग बोलते हैं, यानी गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आया। स्त्री केसर की संरचना आप देख लो, साफ साफ बनाओ, ठीक है। ये देखिए, हम बगल में बनाते हैं, ठीक है, आप भी बनाइएगा। ये देखिए, ये फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो बाइफिड स्ट्रक्चर है, जो ऊपर वाला फूला सोइलन पार्ट है, को क्या बोलते हैं? फूला हुआ पार्ट को, इसको बोलते हैं वर्तिका, यानी स्टिग्मा, ठीक है। और जो लंबा और पतला हुआ पार्ट, पतला पार्ट क्या है? ये लंबा है देखो, और पतला भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी स्टाइल, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं? अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय यानी ओवरी। इतना चीज समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, जो परागकण मैंने जो पढ़ाया था आपको, परागकण, वो परागकण कहाँ पे आके गिरता है? वर्तिका पर आके गिरता है, ठीक है। और वर्तिका पे जब आके गिरता है परागकण, अभी इसको बनाना नहीं है आपको, सिर्फ जो मैं बनाया हूँ इसको इतना बना लो, इसको इतना बना लो, ठीक है। तो परागकण जब होता है, जब यहाँ पे गिरता है वर्तिका के, तो परागकण क्या करता है? पराग नलिका निकालता है ऐसे, और पराग नलिका वर्तिका को भेदते हुए स्टिग्मा के अंदर, फिर वर्तिकाग्र के अंदर ऐसे इसी के माध्यम से क्या करता है? ऐसे पराग नलिका प्रवेश करता है, अब आकर करके अंडाशय में आता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। तो परागकण कहाँ गिरता है? वर्तिका पर गिरता है। वर्तिका से परागकण क्या करता है? पराग नलिका निकालता है, और पराग नलिका क्या करता है? वर्तिका को भेदते हुए वर्तिकाग्र के अंदर जाते हुए अंडाशय तक क्या करता है? पॉलन ट्यूब यानी जो है पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचता है। इतना चीज समझ में आया, ठीक। अब ये चीज समझ में आ गया। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी से तीनों से मिलकर क्या बनता है? पिस्टिल बनता है, स्त्री केसर। आपको स्त्री केसर पूछे तो स्त्री केसर क्या होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बनी एक संरचना होती है, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक एक चीज का वर्णन देख लो। तीन चीज पाया जाता है: वर्तिका, ठीक है, वर्तिकाग्र
और अंडाशय। ठीक, अब इसमें देखो क्या क्या होता है। वर्तिका पता है क्या है, स्त्री केसर का क्या है, ऊपरी भाग है। अब वर्तिका कोई पूछे तो क्या कहोगे, स्त्री केसर का ऊपरी भाग है। थोड़ा फूला हुआ है कि नहीं हुआ है, फूली हुई संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हेड लाइक। हेड मतलब एक सिर के समान। ठीक है, हेड लाइक, हेड या सिर के समान संरचना। देख रहे हो ये हेड लाइक है कि नहीं हेड लाइक है, तो हेड लाइक संरचना, ये सिर के समान संरचना होती है। ठीक है, वर्तिका। तो पूछे कि स्त्री केसर क्या होता है, तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर बनी संरचना होती है, जिसमें वर्तिका ऊपरी भाग होती है, फूली हुई संरचना होती है, तथा ये सिर के समान यानी हेड के समान संरचना होती है। ठीक है, अब देखो स्टाइल यानी वर्तिकाग्र देखो, लंबी है कि नहीं है, लंबी और पतली होती है। देखो लंबी है और पतली है। ठीक है, लंबी और पतली संरचना होती है। ठीक है, और वर्तिका क्या होती है, वर्तिका ठोस भी हो सकती है और खोखली भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, अगर वर्तिका इसको काटोगे तो किसी किसी पौधे में वर्तिका क्या होती है, बता रहे हैं, किसी किसी पौधे में वर्तिका देखो, ये दो प्रकार की वर्तिका होती हैं, ठोस और क्या होती है, खाली। तो वर्तिकाग्र देखो, ठोस में, वर्तिकाग्र में क्या होता है कि वर्तिका एक कोशिकीय स्तर से क्या होती है, घिरी होती है। ये देखो एक कोशिकीय है। ठीक है, तो इसमें देखो पार्ट, ये देखो खाली है कि नहीं खाली है, ये पार्ट खाली है कि नहीं खाली, देखो ये पार्ट खाली है, तो इसमें बीच में खाली स्थान होता है वर्तिका के। ठीक है, लेकिन अगर ठोस वर्तिका होगी, देखो ठोस अगर वर्तिका होगी तो ये कोशिकाओं से भरी होगी। ठीक है, कोशिकाओं से क्या होगी, देखो भरी है कि नहीं भरी है, इसमें खाली जगह पाई जाती है, लेकिन इसमें खाली स्थान कहाँ पाया जाता है, खोखली नहीं होती है, ठोस होती है। ठीक है, तो वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होती है, वर्तिकाग्र लंबी होती है, पतली होती संरचना होती है, ये ठोस और खोखली भी हो सकती है। ठोस में क्या होगा, ठोस जो है, ठोस वर्तिकाग्र में कोशिकाएं भरी होती हैं, जबकि खोखली वर्तिकाग्र में बीच में क्या होता है, खोखला पाया जाता है। ठीक है, खोखला होता है वर्तिकाग्र। अब देखो अंडाशय क्या होता है, वर्तिका ऊपरी भाग होता है तो अंडाशय निचला भाग होता है। स्त्री केसर का क्या होता है, निचला भाग अंडाशय होता है। ठीक है, ठीक है, निचला भाग होता है। और यह किस पर टिका होता है, पेडंकल पे टिका होता है, पुष्प वृंत पर टिका होता है, पुष्प वृंत पर टिका होता है। फूला हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ है कि नहीं है, फूला हुआ भाग। ठीक है, तो देखो ये फूला हुआ भाग है। ठीक है, स्त्री केसर का निचला पार्ट है, ये पुष्प वृंत होता है, पुष्प वृंत पर टिका होता है। इतना चीज समझ में आया, पुष्प वृंत यानी थैलेमस इसको बोलते हैं। ये स्त्री केसर की आपकी संरचना हो गई, समझ में आ गई स्त्री केसर की संरचना। अब आगे बढ़ें, स्त्री केसर की संरचना समझ में आ गई आपको। देखिए स्त्री केसर में क्या होता है, देखो स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, जिसमें 3 संरचनाएं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय पाया जाता है। वर्तिका ऊपरी फूली हुई संरचना होती है जो सिर के समान होती है, हेड के समान। वर्तिकाग्र लंबी और पतली संरचना होती है जो ठोस भी हो सकती है और खोखली भी हो सकती है। ठीक है, अंडाशय निचला फूला हुआ भाग होता है जो पुष्प वृंत पर टिका हुआ होता है।
ठीक है, ये स्त्री केसर की संरचना हो गई। इतना चीज समझ में आया। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अंडाशय के अंदर क्या होता है देखो। ओह सॉरी, ये अंडाशय है, ओवरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या होता है देखो। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बेजांड, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। बीजांड होते हैं, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। बीजांड होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। और इसी को हम बीजांड को क्या बोल देते हैं, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं हम, एक लघु बीजाणु धानी पढ़े थे, लेकिन अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। बीजांड को ही हम क्या बोल देते हैं, गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं, यानी मेगा स्पोरेंजियम। आप समझ में आ गया कि पराग कोश में गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी पाई जाती थी, जबकि अंडाशय में क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो अंडाशय के देखो कैसे बना होता है, देखो ये हम पूरा फूला हुआ पार्ट बना रहे हैं कि कैसे बीजांड लगे होते हैं। ये अंडाशय है, ये क्या है, पुष्पवृंत है, ठीक है। ये क्या है, पुष्पवृंत है, पुष्पवृंत है। ये क्या है, अंडाशय फूला हुआ भाग है, स्त्री केसर का निचला और फूला हुआ भाग। अब देखो कैसे लगे होते हैं, देखो। अब बीजांड जो होते हैं, समझे, समझे, देखो क्या है। आराम से देखो, देखो मैं आपको आराम से बढ़िया से कलरफुल पेन से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बीज लगे हुए कि नहीं, बजे बीजांड लगे हुए हैं। देखो कितने बीजांड है इसमें बनाया हूँ मैं, कितने बीजांड बनाया हूँ, 1 2, रुको सॉरी, 1 2 3 4 5 6, देखा लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं। और किससे लगे हुए हैं, देखो बीच में मैं देखो क्या बना रहा हूँ, देखो किससे लगी हुई है, देखो ये लगे हुए हैं, किससे लगे हुए हैं, प्लेसेंटा से लगे हुए हैं, किससे, प्लेसेंटा से लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये जो फूला हुआ पार्ट क्या है, ये गुरु बीजाणु धानी है, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और जो बीच में गुरु बीजाणु धानी किससे लगी होती है, मेन ओवरी से लगी होती है, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, देखो बीजांड, लिख लीजिए, बीजांड, बीजांड अंडाशय से, बीजांड अंडाशय की दीवार से, बीजांड अंडाशय की दीवार से प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा होता है। यानी ये प्लेसेंटा है और यहाँ पे क्या है, देखो आराम से देखो, मैं बता दे रहा हूँ, आराम से सुन, देखिए देखिए ये कलर देखिए, ये कलर हो गया, ठीक। ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। देखिए आराम से, ये मैं जो बनाया हूं ये प्लेसेंटा है नीला वाला। और फिर ये देखो क्या है, ये क्या है, ये अंडाशय की दीवार है।
अंडाशय की दीवार के बगल में क्या है, ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होता है, बीजांड जुड़ा होता है। ये देखो बीजांड ऐसे तो जुड़ा हुआ है, देखो ये, ठीक है। तो बीजांड और अंडाशय की दीवार के मध्य क्या है, ये देखो प्लेसेंटा ही तो है। तो यानी बीजांड को और अंडाशय के बीच में क्या होती है, प्लेसेंटा होती है, और प्लेसेंटा के माध्यम से ही बीजांड जो है अंडाशय की दीवार से जुड़े होते हैं। इतना चीज़ समझ में आया? नहीं समझ में आया बार बार इसको देखो, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब आपको जो है अंडाशय की संरचना पता चल गई। अब देखो, अब हेडिंग डालो कि बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना, ठीक है। बीजांड की अभी इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व बीजांड, अपरिपक्व बीजांड की क्या है, संरचना, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको लिखा दिया कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा से बीजांड क्या होते हैं, अंडाशय की दीवार से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, आवृत्तबीजी, लिखिए, यदि लिखते चलिए, आवृत्तबीजी पौधों में सामान्यतः, आवृत्तबीजी पौधों में सामान्यतः एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस, देखिए मैं लिख रहा हूं, इसको लिख लीजिए, एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है, एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है। देखो आवृत्तबीजी पौधों में सामान्यतः जितने भी पौधे हैं उनमें क्या होता है, एनाट्रोपस बीजांड पाया जाता है, और वही एनाट्रोपस जो है बीजांड का हम चित्र बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एनाट्रोपस का, ठीक है। अब देखिए, चलिए बनाइए, शुरू करिए, बहुत अच्छे बनाइएगा, हमारे साथ बनाइएगा, लेकिन ये अपरिपक्व है, परिपक्व बीजांड का अलग चित्र बनाएंगे हम, पहले अपरिपक्व बीजांड का देख लो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये मैं क्या बना रहा हूं, बीजांड अंडाशय से किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा जुड़ा होता है कि नहीं, तो ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, ठीक है। इतना चीज समझ में आया? चलो अब बनाओ, मेरे साथ ही बनाओ, ठीक है, मेरे साथ ही सब लोग बनाइएगा। ओ सॉरी, आराम से बनाइएगा, ज़्यादा ले कुछ मत करिएगा। पहले ऐसे बनाइए, ठीक है, फिर आधी दूर लेके आइए ऐसे, ठीक है, फिर क्या करिए, यहाँ लेके आइए, फिर ऐसे मोड़ दीजिए, ये ऐसे मोड़ दीजिए। इतना चीज़ बनाइए, चलिए साथ में, इतना चीज़ बना लीजिए, फिर इसके बाद क्या करिए, ये यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और बना दीजिए, एक और बना दीजिए, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया? अब देखिए, बीच में भ्रूण कोश है, ठीक है, इसको बनाइए, और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं भरी हुई हैं, कोशिकाओं का समूह है इसमें, साफ साफ बनाइए, चलिए।
ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। अब देखिए आराम से, अब देखिएगा जो अब नामांकन करिए। देखिए चलिए नामांकन इससे करते हैं हम, चलिए ठीक है। अब देखिए नामांकन देखिए करिए। प्लेसेंटा ये क्या है, मेन बॉडी है। ये क्या है पूरा, ये पूरी क्या है, बॉडी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी क्या बोलती हैं, बॉडी बोलते हैं इसको, बॉडी, ठीक है। शरीर, मुख्य भाग जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य भाग। इतने पूरे को क्या बोलते हैं, मुख्य भाग। मुख्य भाग, ठीक है, मुख्य भाग हो गया। अब देखिए मुख्य भाग जो है प्लेसेंटा से किसके माध्यम से जुड़ती है, फ्यूनिकल के माध्यम से। किसके माध्यम से, फ्यूनिकल के माध्यम से। फ्यूनिकल, FUNICLE, फ्यूनिकल, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूनिकल को। फ्यूनिकल को इंग्लिश क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीजांड वृंत। क्या होती है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नंबर मिलेगा। बीजांड वृंत, ठीक है, फ्यूनिकल। यानी कि अब देखिए हम समझाए दे रहे हैं, आपको लिखना है कि मुख्य भाग प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के माध्यम से या बीजांड वृंत के माध्यम से जुड़ी होती है। यानी बीजांड वृंत प्लेसेंटा को मुख्य भाग से, बीजांड के मुख्य भाग से जोड़ती है। इतनी चीज समझ में आया। अब देखिए जो ये क्या है, ये बीजांड का द्वार है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। देखिए ये द्वार है ना, तो ये बीजांड द्वार हो गया। बीजांड का द्वार क्या होगा, बीजांड द्वार हो जाएगा अपने आप। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ठीक है। तो बीजांड के द्वार को हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं। बीजांड द्वार के बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या है, चलाजा है, चैलेजा एंड, CHALAZA, चलाजा है, यानी इसे बोलते हैं निभाग, ठीक है। यानी मुख्य भाग के मुख्य द्वार को बीजांड द्वार बोलते हैं, जबकि मुख्य भाग के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं, यानी चलाजा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बीजांड होता है उसके दो आवरण होते हैं, यानी दो भित्ति इसके होते हैं। तो पहले भित्ति को हम क्या बोलते हैं, बाह्य, बाहरी आए तो बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण यानी आउटर इंटेगुमेंट, INTEGUMENT, आउटर इंटेगुमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, अंतः, अंतः अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, इनर इंटेगुमेंट। इतना चीज समझ में आ गया। बीजांड दो अध्यावरण से घिरा होता है, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, यानी आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इतना चीज समझ में आया। बीजांड द्वार आपको पता चल गया। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट साइड में चलाजा यानी निभाग एंड होता है, निभाग होता है। और प्लेसेंटा से बीजांड के मुख्य द्वार को जोड़ने वाली संरचना क्या होती है, बीजांड वृंत होती है। इतना चीज समझ में आ गया। इतना चीज समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि क्या होता है, जो फ्यूनिकल है, जो बीजांड वृंत का, अब देखिए बीजांड वृंत का कुछ जो ऊतक होता है, जैसे मान लो ये ऊतक है बीजांड वृंत का, ठीक है,
ये बीजांड वृंत ऊतक है। तो कभी कभी क्या होता है, बीजांड वृंत का ऊतक क्या होता है कि ये जो मुख्य भाग है उसके ऊपर आ जाता है, ये इसके ऊपर तक चला जाता है। ये बीजांड वृंत का जो है ऊतक होता है। जो बीजांड वृंत का ऊतक होता है वो कभी कभी क्या होता है, बीजांड के मुख्य भाग के ऊपर तक चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सटेंट हो जाता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है। उस भाग को हम क्या बोलते हैं, उस भाग को हम बोलते हैं रैफे। क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं। RAPHE, रैफे। यानी रैफे क्या होता है, रैफे होता है बीजांड वृंत ऊतकों का, बीजांड वृंत ऊतक का बीजांड के मुख्य भाग के ऊपर तक फैली हुई संरचना क्या होती है, रैफे होती है। रैफे क्या होती है, देखो मैं इसी बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। रैफे क्या होती है, देखो इसके ऊपर बता दे रहा हूँ कि बीजांड वृंत कोशिकाएं, बीजांड वृंत ऊतक लिख लो। अरे बीजांड वृंत ऊतक जब बीजांड के मुख्य भाग के ऊपर तक विस्तृत हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, तो ऐसी संरचना को क्या बोल देते हैं, रैफी कहते हैं। ठीक है, रैफे क्या होता है, बीजांड वृंत का ऊतक जो होता है वो मुख्य भाग पर प्रसारित हो जाता है। ठीक है, विस्तृत हो जाता है, खिंच जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रैफे बोल देते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब देखो एक स्ट्रक्चर और देख लो थोड़ा सा, देखो हम तुमको आपको अच्छी, ये बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत कहाँ तक है, यहाँ तक है कि नहीं बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत है कि नहीं। और बीजांड वृंत और जहाँ ये मुख्य भाग, बीजांड का मुख्य भाग और बीजांड वृंत जहाँ मिलते हैं आपस में, उस संरचना को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं नाभिका, हाइलम। ये जहाँ बीजांड वृंत और मुख्य भाग आपस में मिलते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइलम। नाभि, जानते हो नाभि, हाँ, तो उसी को बोलते हैं नाभिका। हमारे यहाँ नाभि देखो कहाँ होता है, बीच में होता है बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से जहाँ बीजांड वृंत और बीजांड का मुख्य भाग आपस में मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाभिका। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि नाभिका या हाइलम का क्या होता है। हाइलम जहाँ पे बीजांड वृंत और बीजांड का मुख्य भाग आपस में मिलते हैं उसे हम नाभिका बोल देते हैं। बीजांड वृंत क्या होता है, बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य भाग को प्लेसेंटा से जोड़ता है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। रैफे क्या होता है, बीजांड वृंत के ऊतक जब बीजांड के मुख्य भाग के ऊपर तक विस्तृत हो जाते हैं तो ऐसी बनी संरचना को हम रैफे कहते हैं। ठीक है, बीजांड के द्वार को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड दो आवरण से घिरा होता है, एक जिसे हम बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण कहते हैं। यानी कि इसके बाद अब देखिए, ये जो बीच में कोशिकाओं का समूह जो भरा हुआ है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये कोशिकाओं का समूह, ये देखिए, ये कोशिकाओं का समूह है। इस कोशिकाओं के समूह को क्या बोल देते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। यानी न्यूसेलस की हिंदी क्या होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। बीजांड काय, न्यूसेलस, ये न्यूसेलस होता है। ठीक है, यानी बीजांड काय, NUCELLUS, बीजांड काय। ठीक है, इसी को हम प्रदेह भी बोलते हैं।
ठीक है, प्रदेह यानी कि बीजांडकाय। ये क्या होता है, 2n होता है, यानी 2 सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें, 2 सेट, दो संख्या नहीं, 2 सेट, 2 सेट गुणसूत्र के पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एक जो है पोषण युक्त संरचना होती है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके अपरिपक्व बीजांड की संरचना। समझ में आया आपको? अब आप बना ले जाएंगे, अगर पूछेगा अपरिपक्व बीजांड की संरचना पूछेगा तो आप बना ले जाएंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लेसेंटा से ही एक वर्ड बना है, प्लेसेंटेशन, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्लेसेंटेशन अगर पूछे, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन का क्या होता है मतलब? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि बीजांड को, बीजांडों का प्लेसेंटा पर व्यवस्थित होने के क्रम को क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। यानी जितने बीजांड प्लेसेंटा पर किस प्रकार से लगे हुए हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। जैसे अब मान लो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये बीजांड ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे सकते कि नहीं? मान लो ये प्लेसेंटा है, हो सकता है बीजांड ऐसे लगे हों, ठीक है। तो इन्हीं का व्यवस्था क्या होता है, बीजांडों का, बीजांड जो है ये प्लेसेंटा पर किस प्रकार लगे हुए हैं उनके क्रम को क्या बोल देते हैं हम, प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। इतना चीज समझ में आया? आगे बढ़िए। अब देखिए आगे बढ़िए, ये अपरिपक्व बीजांड पता चल गया आपको, एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर एनाट्रोपस आ जाता है तो आप इसको बनाएंगे, लेकिन अभी एक परिपक्व ओव्यूल है, परिपक्व बीजांड है, उसकी भी संरचना मैं आपको बताऊंगा। तो अगर बीजांड, सिर्फ बीजांड की संरचना पूछे तो आप जो मैं आगे बताऊंगा उसको बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब एक चीज देखिए आप, यही जो ओव्यूल होता है बीजांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप, मैं इसको जो है स्टार बना रहा हूं, ठीक है, स्टार बना रहा हूं। ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल, ये आगे विकसित होकर के क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। जो बीज बोते नहीं है खेत में वो सीड होता है, सीड। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा कि बीज किससे बनता है तो बीजांड से बीज बनता है, यानी ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। और देखिए, और जो ओवरी होती है यानी अंडाशय, जो अंडाशय होता है ओवरी, वो आगे चलकर क्या बनाता है, फल बनाता है, यानी फ्रूट, जैसे मैंगो का फ्रूट बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए अच्छे से, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है, जबकि अंडाशय विकसित होकर के क्या बनाता है, फल बनाता है, ठीक है। अब देखो हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए ये अंडाशय है, मैंने आपको बताया, और अंडाशय के अंदर क्या है, ओव्यूल है, यानी बीजांड है। तो ये बीजांड परिवर्तित, अब देखो ये फल हो गया, ये पूरा, ये ओवरी है, ये अंडाशय, ये फल हो गया। और फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है कि नहीं होता है? तो अंडाशय क्या करेगा, फल बना लेगा, और जो बीजांड जो अंदर है वो क्या होगा, बीज में बदल जाएगा। इतना चीज समझ में आया आपको? तो बीजांड बीज का निर्माण करता है, जबकि अंडाशय फल का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि बीज और फल किससे बनता है, तो बीज बीजांड से बनता है, जबकि फल अंडाशय से बनता है। यानी बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। इतना चीज समझ में आया? अब आगे देखिए, जब आप किसी भी बीज को, जैसे मटर का है, तो मटर की फली को आप तोड़िए और मटर की फली को देखिए आप,
ठीक है, यानी या सेम के बीज को देखिए आप, सेम के बीज को, ठीक है। तो सेम का बीज देखिए कैसा दिखता है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। सेम का बीज ऐसे दिखता है, किडनी शेप का, किडनी के आकार का दिखता है कि नहीं दिखता है, किडनी के आकार का बीज, ठीक है, किडनी के आकार का बीज देखिए। और इसके जब ये क्या है, अवतल, अवतल भाग है ये, ठीक है। और जब अवतल भाग को देखेंगे आप, जब इसको अवतल भाग को देखेंगे तो किस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, देखिए जब आप अवतल भाग को देखिए तो देखिए किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तीन, इसमें तीन होते हैं, देखिए आपको बताते हैं। एक ऐसे लंबा लंबा होता है, ये दो लंबे लंबे होते हैं, और एक गोल होता है। देखिए बीच में जब उठा के देखिएगा आप तो तीन संरचना बनी होती हैं, जब अवतल भाग में देखिएगा उसके तो तीन संरचना होती हैं। तो आप देखिएगा ऊपर वाले एक भाग को क्या बोलते हैं हम, ये रैफे होता है। रैफे आपको पता चल गया क्या होता है, ये रैफे है, ठीक है। रैफे क्या होता है, बीजांड वृंत के ऊतक क्या होता है, जब मुख्य भाग पर विस्तारित हो जाते हैं, यानी मुख्य भाग पर चढ़ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रैफे बोल देते हैं। तो ये रैफे का होता है पोजीशन, ये रैफे दिखाई देता है उसको बीच में देखिए आप फुट करके, तो आप ये रैफे का ये जो स्लिट छिद्र दिखाई देता है, छोटा छिद्र नहीं होता, छोटा क्या होता है, एक जो है आकार होता है लंबा लंबा, उसको रैफे कहते हैं, ठीक है। और बीच में हाइलम होता है जिसे नाभिका बोलते हैं। हाइलम पता है ना, जहाँ पे बीजांड वृंत और मुख्य भाग आपस में मिलते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, हाइलम। तो ये हाइलम का संरचना होती है, हाइलम का जो है ये बिंदु होता है जहाँ से जुड़ा होता है हाइलम, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो हाइलम यहाँ पे स्कार्स दिखाता है, हाइलम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नाभिका, ठीक है। और ये जो छोटा बिंदु टाइप का सूक्ष्म बिंदु जो होता है, इसे जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। तो आप अपनी नग्न आंखों से भी आप देख सकते हैं, जब मटर का पौधा देखिए तोड़ करके, इस समय मटर तो होगा ही, लगा ही होगा, और मटर का पौधा जब खोल के देखिएगा तो उसका अवतल भाग देखिएगा तो तीन जो है बिंदु दिखाई देंगे आपको। सबसे ऊपरी बिंदु रैफे होता है, बीच वाला बिंदु हाइलम होता है जिससे बीजांड वृंत जुड़ा होता है मुख्य भाग से, और तीसरा बिंदु जो गोल गोल होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है, यानी सूक्ष्म छिद्र होता है, बिंदु नहीं छिद्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोल देते हैं। इतना चीज़ समझ में आया, इतना चीज़ समझ में आया हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज़ पार्ट हो गया। अब हमें न्यूक्लियस पे फोकस करना है, देखो न्यूक्लियस पे फोकस करो, ठीक है, न्यूक्लियस पे फोकस करो, हेडिंग डालिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बता दें हम, इसे क्या बोलते हैं, बीजांड का है, क्या बोलते हैं, बीजांड का, ठीक है। तो बीजांड का क्या होता है, द्विगुणित होता है। पूछेगा कि न्यूक्लियस यानी बीजांड का क्या होता है, द्विगुणित संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है, ठीक है, द्विगुणित होती है, ठीक है, आएगा द्विगुणित बीजांड काय में, बीजांड काय क्या होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। तो हम बीजांड काय जो होता है उसका कार्य देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि बीजांड काय आखिर करता क्या है, ठीक है। तो आपको ये पता है या फिर अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि इसी जो बीजांड है, बीजांड जो अंडाशय, बीजांड किस में होता है, अंडाशय में होता है, और अंडाशय में ही भ्रूण बनता है। तो यही जो बीजांड होता है वो आगे चल करके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। तो बीजांड जब भ्रूण बना लेता है तो जो बीजांड काय होता है वो भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को, रुको, विकसित भ्रूण को, विकासशील मतलब विकसित हो रहे भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को
पोषण प्रदान करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जीवद्रव्य अधिक मात्रा में होता है, प्रदान करता है। पहला हो गया, ठीक है। क्या है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और साथ में क्या करता है कि जो बाहर जो वातावरण में प्रतिकूल दशाएं, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब होता है ना, वातावरण प्रतिकूल दशाओं से भ्रूण की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो दो चीज होता है काम न्यूक्लियस का एक काम क्या होता है कि जो विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, और वातावरण में जो प्रतिकूल दशाएं हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात हो गया, उससे क्या करता है, भ्रूण की सुरक्षा करता है। दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब कोई पूछेगा कि बीजांडकाय किस प्रकार की संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है, यानी दो सेट्स ऑफ जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, दो सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और उसका कार्य क्या होता है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और साथ में वातावरण में प्रतिकूल दशाओं से भ्रूण की सुरक्षा करता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके जो है एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए बीजांडकाय, कभी कभी क्या होता है कि किसी बीज में बीजांडकाय बहुत कम होता है, मात्रा में कम होता है, मात्रा में कम होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, मात्रा में कम होता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, टैनी न्यूक्लिएट, ठीक है। टे आधा ना, यू पे बड़ी मात्रा, न्यूसिलेट, न्यूसिलस से बना है न्यूसिलेट, ठीक है। ये कर लिख दीजिएगा। देखो अब क्या है कि यदि बीजांड में बीजांडकाय मात्रा में कम होता है, तो उस बीज को क्या बोलते हैं, टेन्यू न्यूसिलेट बीज बोल देते हैं, टेनी न्यूसिलेट बीजांड बोल देते हैं। जिस बीजांड में बीजांडकाय की मात्रा कम होती है उसे हम टेन्यू न्यूसिलेट बीजांड कहते हैं। और मान लो मात्रा पर्याप्त होती है, अगर मात्रा पर्याप्त होती है तो उसे हम क्रैसी न्यूसिलेट बोल देते हैं, क्रैसी न्यूसिलेट बोल देते हैं, ठीक है। क्रैसी न्यूसिलेट बीजांड बोल देते हैं, ठीक है। अब समझ में आया ना कि अब आपसे पूछ ले कि टेनी न्यूसिलेट और क्रैसी न्यूसिलेट बीजांड में क्या अंतर है, तो आप बता ले जाएंगे। टेनी न्यूसिलेट बीजांड में बीजांडकाय की मात्रा कम होती है, जबकि क्रैसी न्यूसिलेट बीजांड में बीजांडकाय की मात्रा पर्याप्त होती है। इसे हम टेनी न्यूक्लिएट और क्रैसी न्यूसिलेट बीजांड कहते हैं। इतना चीज़ समझ में आया आपको, इतना चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये चीज़ बताया या बनाइएगा मत अभी। तो ये क्या, ये बीजांडकाय है, ठीक है, बीजांडकाय है, ठीक है। बस इतना आप समझिए, अभी इतना समझिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना चीज़ मैंने आपको आज क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि जो है मादा प्रजनन तंत्र क्या होता है, ये गाइनोसियम होता है। स्त्री केसर, गाइनोसियम स्त्री केसर के समूह को क्या बोल देते हैं, जायांग बोल देते हैं। जायांग में ये सब मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी बताया हमने। स्त्री केसर बताया क्या क्या पार्ट होते हैं, अंडाशय बताया,
फिर बीजांड की संरचना, अपरिपक्व बीजांड की संरचना बताया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये सब स्ट्रक्चर बताया, बीजांडकाय बताया, बीजांडकाय क्या होते हैं, बीजांडकाय टेनी न्यूक्लियेट बीजांड और कृषि न्यूक्लियेट बीजांड क्या होता है, ठीक है, ये बताया न्यूक्लियेट बीजांड क्या होता है, ठीक है। अब आगे कल मैं आपको बताऊंगा कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हुआ, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास मैं बताऊंगा कल, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, इसे ही बोलते हैं भ्रूण कोश, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश, मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा, आप जो भी मैं पढ़ाऊं उसको आप रिवीजन जरूर कर लिया करिए, फिर आगे क्लास देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट।